हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है नकारात्मक स्वतंत्रता, जो कि अवधारणा एवं विचार का थर्ड पार्ट है। इस पार्ट के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पीपीआई यानी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। तो पढ़ते हैं कि नकारात्मक यानी कि नेगेटिव लिबर्टी है क्या। तो नकारात्मक स्वतंत्रता, जब मैंने आपको सकारात्मक स्वतंत्रता पढ़ाया था यानी पॉजिटिव लिबर्टी, तो उसमें मैंने आपको बताया था एक ऐसी स्वतंत्रता जिसे कुछ कानूनों या प्रतिबंधों के दायरे में रहकर किया जाता है। ठीक उसका उल्टा नकारात्मक स्वतंत्रता है। इसमें कहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता की एक ऐसी स्थिति है, नकारात्मक स्वतंत्रता की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल बिना किसी अवरोधों के करता है, या ऐसी स्वतंत्रता जिस पर कोई प्रतिबंध या कानून नहीं होते। और कहने का अर्थ है एक ऐसी लिबर्टी, एक ऐसी स्वतंत्रता जिस पर कोई कानून या कोई प्रतिबंध नहीं होता। आपको जो कार्य करना है वो कार्य कीजिए। आपको वो कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। चाहे आप रात को 2 बजे डीजे बजाइए, चाहे आप लाल बत्ती तोड़िए, चाहे आप सिगरेट कहीं भी फूकिए, चाहे इससे किसी को नुकसान हो रहा हो, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। और थर्ड पॉइंट है, यह स्वतंत्रता की प्राकृतिक स्थिति मानी जाती है। जो ये नेगेटिव लिबर्टी है, ये एक नेचुरल लिबर्टी मानी जाती है, यानी कि प्राकृतिक। ऐसा क्यों माना जाता है? अब ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए, नेगेटिव लिबर्टी पे यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। जैसे कि जंगल में देखो, कोई भी जानवर कोई भी कार्य करता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध या कोई कानून नहीं लगाया जाता। या कोई शेर हिरण को खा गया तो क्या हिरण के जो फैमिली वाले हैं वो क्या उसके ऊपर केस कर देंगे कि भाई शेर ने खाया है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाए, अदालत में, या उसको कोई जुर्माना दिया जाए, या फिर उसे जेल कराई जाए? ऐसा कुछ होता है? तो इसे इसीलिए नेचुरल यानी कि प्राकृतिक स्वतंत्रता माना जाता है। एक उदाहरण और देता हूँ इसका। जैसे कि आप जब आप बचपन में छोटे थे, अगर 1 साल 2 साल 6 महीने, तो आपको कोई रूल था कि आपको टॉयलेट करनी है तो बाथरूम में जाके करनी है, आपको ये कपड़े पहन के रखने हैं, या फिर ये करना है? ऐसे कोई रूल नहीं था। तो इसीलिए इसको नेचुरल माना जाता है। जब हम छोटे होते तो हमारी कैसी स्थिति होती है? नेचुरल, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता होती है हमारे ऊपर। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा प्राकृतिक क्यों कहा जाता है इसे। और जबकि जो हमारी पॉजिटिव लिबर्टी थी यानी सकारात्मक स्वतंत्रता, उसे समाज द्वारा बनाई गई स्वतंत्रता कहा गया है, क्योंकि उसमें कानून और रूल्स हैं। अब फोर्थ पॉइंट है, इसके समर्थक जॉन लॉक, एडम स्मिथ और हर्बर्ट स्पेंसर हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको समझने में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके समर्थक के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? जो इसके समर्थक हैं तो वो इसके बारे में कहते क्या हैं? जैसे FAI के अनुसार तो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी दायरा होता है, इसमें किसी अन्य व्यक्ति को हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। तो कहना अर्थ है, एक जो व्यक्ति होता है इंडिविजुअल लिबर्टी, इसको बोलेंगे हम इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कहने मतलब है कि हर व्यक्ति का एक अपना दायरा, एक एरिया होता है जिसमें रहकर वो कोई भी कार्य करे, उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो अपने हिसाब से करेगा, उसकी मन की मर्जी के हिसाब से अपने कार्य करेगा। कहने का अर्थ ये है। तो ये आपको समझ आया? इनका कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति का एक दायरा होता है जिसमें रहकर वो अपने कार्य करता है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उसके कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं लगानी चाहिए। और जेम्स मिल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने शरीर पर, अपने विचारों पर तथा अपने मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी गतिविधियों को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इनका कहने का अर्थ भी वही है कि व्यक्ति इंडिविजुअल है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। वो कोई भी कार्य करे, उससे सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही कि उसको रोके। कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स आपको नहीं रोके, क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आपका केवल खेलने का मन कर रहा है। गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, या फिर अदर फिजिकल गेम्स हैं, वो करने का मन कर रहा है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और आप
इसमें आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे बेटा करो जो तुम्हारा मन कर रहा है। इसका कहने का अर्थ ये है। तो समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट। उदाहरण थोड़ी ऐसे ही दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक निम्न बातों का समर्थन करते हैं, जैसे कि भाषा, धर्म तथा संपत्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और कहने का अर्थ है जो हमारी भाषा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, जो हमारी संपत्ति है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जो कि अभी है। कुछ रूल जो हमारे कानून बनाए गए हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से मिलकर बने हुए हैं। इसीलिए हमारी जो स्वतंत्रता है वो मिश्रण है, यानी मिक्स लिबर्टी है जो हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में। तो हमारी अभी जैसे कि हमारा इंडिया का रूल है, तो हमारी भाषा पे कोई प्रतिबंध नहीं है, हम कोई सी भी भाषा बोल सकते हैं। और हमारे धर्म पे कोई प्रतिबंध नहीं है, हम कोई से भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और संपत्ति, हमारी संपत्ति पर थोड़ा बहुत टैक्स है। अगर आप इतनी संपत्ति लेते हो तो थोड़ा टैक्स तो देना ही पड़ेगा ताकि सरकार का बजट चल सके। और थर्ड पॉइंट है कि सार्वभौमिक अधिकार सभी के लिए होने चाहिए। जो सार्वभौमिक अधिकार है, ये वाला पॉइंट भी है, ये भी सटीक है। जो हमारे इंडिया का रूल है, जो कानून है, तो उसमें जो सार्वभौमिक अधिकार है वो सभी को बराबर यानी समान प्राप्त हैं। और थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका कि राज्य की गतिविधियाँ न्यूनतम हस्तक्षेपी होनी चाहिए। इनका थर्ड पॉइंट कहने का अर्थ है जो ये राज्य है जो हमारे लिए कानून बनाता है और हमारे लिए ये रूल्स बनाता है, तो जो उसके रूल्स हैं वो बहुत कम होने चाहिए हमारे लिए, मतलब मिनिमम, बहुत बिल्कुल ही कम, जिससे कि वो हमारे लाइफ में कोई रूल मतलब लागू ही ना करे। कहना मतलब न्यूनतम का मतलब हो ही ना एक तरीके से। तो इसमें वही वाली बात आ गई कि बिना प्रतिबंध कानून के दायरे में रहकर कोई कार्य करना, राज्य कोई हाथी ना हो। हम कोई उल्टा काम कर रहे हैं, मतलब गलत काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई पुलिस तुम्हें रोके ना। चोरी कर रहे हैं तो उसमें पुलिस को नहीं रोकना चाहिए। इनका कहना मतलब एक तरीके ऐसा ही है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो इसके 5 पॉइंट हैं, लगभग 3 पॉइंट का तो मतलब सेम ही है। इसमें बस आपको मेन पॉइंट याद क्या रखना है कि ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें कोई व्यक्ति बिना प्रतिबंध और कानून के दायरे में रहकर अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है, मतलब इंडिविजुअल स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक तरीके से। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का अभाव रहता है। प्रतिबंधों का अभाव का अर्थ है प्रतिबंध नहीं होते। अभाव का मतलब ये मत समझ लेना प्रतिबंध होते हैं, अभाव का अर्थ होता है नहीं होते। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का अभाव रहता है, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं होता। और सेकंड वर्ड है प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को अपने अनुसार निर्धारित कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपना कार्य करता है तो अपने हिसाब से कर सकता है। इनका कहना मतलब ऐसी स्थिति में व्यक्ति पर स्वतंत्रता, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसमें वही वाला पॉइंट आ गया, बिना रूल बिना प्रतिबंध सेम है। अब एक ही पॉइंट है 5 पॉइंट क्यों बन जा रहे हैं, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो उसका आंसर भी तो कम से 5 पेज में होना चाहिए, 5 या 6 पेज में ऑफलाइन में, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लिखने के लिए मैंने ये पॉइंट बनाए हुए हैं ताकि जब आप पेज भरो तो उसमें कुछ वर्ड नज़र आए। तो थर्ड पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जिसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को एक इंडिविजुअल लिबर्टी प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जिसमें राज्य का कोई हाथ ना हो, राज्य कोई रूल ना हो, राज्य कोई प्रतिबंध ना हो। और राज्य को प्रतिबंध और रूल ही नहीं होगा तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कार्य करेगा। जब उसको वो कोई कानून ही नहीं होंगे तो वो अपने हिसाब से कार्य कर पाएगा। और फिर फिफ्थ पॉइंट है, तो फोर्थ पॉइंट, अगर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत कार्यों में स्वतंत्र छोड़ा जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल रूप से स्वतंत्र
स्वतंत्र आज़ाद छोड़ दिया जाए तो इसे ना सिर्फ उसका व्यक्तिगत विकास होगा, सही बात है, व्यक्तिगत विकास होगा, जबकि इस समाज का विकास भी होगा। व्यक्तिगत विकास से सामाजिक विकास सुनिश्चित हो पाता है। ये बात बिल्कुल सटीक है, मैं भी मानता हूँ। जब कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है, मतलब खुद के ऊपर निर्भर होता है और अपने निर्णय स्वयं लेता है। आपको ये शायद ही पता हो, जो अमेरिका है उसमें कोई भी बच्चा है वो 14 की उम्र से कमाना शुरू कर देता है। पेरेंट्स उसे एक तरीके से आज़ाद कर देते हैं, तुम्हें जो करना है वो करो अपनी लाइफ में, अब तुम खुद ही तय करोगे करोगे कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। इसलिए यूएसए के लोग इतने सक्सेस हैं, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या होता है, एक एज लिमिटेड है 18, जिसमें कोई कार्य करेगा। अब बच्चे वैसे दिमाग से कोई कार्य करते नहीं, उल्टे सीधे काम करते हैं, कुछ नहीं, मैंने देखा है। तो यूएसए में ये होता है कि 14 की एज में बच्चे को आज़ादी मिल जाती है। अब चाहे वो जीएफ बनाए, चाहे वो कोई अच्छा काम करे, चाहे वो पढ़ाई करे, चाहे फिर वो अदर वर्क करे या फिर कोई बिजनेस खोल ले, तो उसको आज़ादी होती है। तो अमेरिका में जो बच्चे होते हैं 14 की एज में कमाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, और अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, जिससे वो अपने खुद के खर्चे निकालते हैं और अपनी फैमिली को भी हेल्प करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने खुद जब मैं 16 ईयर का हो गया था तब मैंने कमाना शुरू कर दिया था। वो भी छोटा मोटा वर्क करना शुरू किया था। उसके बाद मैंने कोचिंग वोचिंग पढ़ाना शुरू की, उसके बाद फिर आगे पढ़ाई की मैंने। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, 5th पॉइंट है क्या। और 4th पॉइंट आपको समझ आया, अगर कोई व्यक्ति और व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होगा तो वो अपना विकास तो करेगा। जब वह अपना विकास करेगा तो समाज का विकास तो जाहिर सी बातें करेगा ही करेगा। जब समाज में कोई एक व्यक्ति का विकास होता है तो वो समाज से ही तो जुड़ा है, उसका विकास होगा तो समाज का ही तो विकास होगा। जैसे कि हमारे इंडिया में किसी एक व्यक्ति का नाम रोशन होता है तो पूरा वो देश का ही माना जाता है। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, या फिर ये जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, वो उनके आगे क्या लग जाता है कि इंडियन इंडियन है वो, क्या है, तो इंडियन लगते ही वो पूरे अपने देश का नाम रोशन करता है। इसलिए कहते हैं समाज का, इसलिए इस पॉइंट में बोला गया, अगर किसी एक व्यक्ति का विकास होगा तो समाज में सबका विकास होगा, सामाजिक विकास हो जाएगा। तो ये पॉइंट समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह 5th पॉइंट है, राज्य को कानून के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि जो राज्य है कानून के जरिए वो व्यक्ति की स्वतंत्रता ना छीने, मतलब कोई प्रतिबंध ना लगाए, बल्कि उन्हें सामाजिक कल्याण के लिए सिर्फ नियंत्रित करना चाहिए। वो मात्र नियंत्रित करें, ना कि उसके ऊपर कानून थोपें कि तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए, ये गलत है तो इसको सही करो। इन्हें कहने का अर्थ है कि जो राज्य इतने सारे कानून बनाता है वो व्यक्ति ऊपर ना थोपे, वो सिर्फ कुछ स्तर पर नियंत्रित करने के लिए जब पुलिस वगैरह का इस्तेमाल करें, ना ही उससे आगे जाए। तो ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से एकदम। मैं आपको शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आए, ना कि वो किताबी ज्ञान जो कि बहुत सारे शब्द होते हैं, इतना सारा पैराग्राफ होता है। अब इतना बड़े बड़ा पैराग्राफ लिख के दूंगा तो आप कैसे याद कर पाओगे। इसलिए मैं पॉइंट्स में चीज़ें आपको आंसर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, आपके लाइक बहुत कम आते हैं वीडियो में। तो आगे है, तो जेएस मिल के अनुसार मानव के कारक हैं। अब जो इसके जो समर्थक हैं जेएस मिल, तो उनके अनुसार क्या है, कार्य होता क्या है। पहला पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसका प्रभाव उसी तक सीमित रहता है तो उसे स्वयं संबंधित कार्य कहते हैं, यानी नकारात्मक। जिसकी यानी खुद तक सीमित रहा है, इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत, यानी कि इंडिविजुअल स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्क की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत कार्य की बात कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिखवा दिया क्योंकि ये अगर आपको भटकम पढ़ें या फिर ऐसा कोई पॉइंट पूछ ले तो आप लिख सकते हैं, इसीलिए। और सेकंड पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति कोई गतिविधि करता है और उसका प्रभाव उसके साथ साथ दूसरे पर भी पड़ता है तो उसे पर संबंधी कार्य कहते हैं। एक स्वयं संबंधी हो गया, एक पर संबंधी।
पर संबंधी का अर्थ क्या हुआ, जो दूसरे तक भी सीमित रहे, दूसरे को भी अटैच करता हो। जो आप कार्य करते हो, जैसे कि आप पढ़ा रहे हो तो उससे आपका खुद का ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि वो तो आप रिवाइज कर रहे हो तो ऐसे दूसरे को पढ़ा रहे हो, और साथ साथ सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको भी क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, सकारात्मक पर संबंधी कार्य, वो क्या हो गया, नकारात्मक। तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पीपीआई करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। उसका फर्स्ट चैप्टर मैं शुरू कर दूंगा कल या परसों में। तो इस वीडियो को देखें और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, रट लें, कुछ भी करें, क्योंकि मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इसके 3 पार्ट में वीडियो बनी है, वैसे 4-5 पार्टें बनती अगर मैं बहुत लंबा पॉइंट लेता इसका, बड़े बड़े पैराग्राफ। मैं बड़े बड़े पैराग्राफ को पॉइंटों में बांट दिया है, इसलिए आपको आसान और समझने में आसान हो गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।